पाठ 12। नोट, इस प्रश्न के उत्तर, इस पाठ के प्रश्न के उत्तर लास्ट में दिए गए हैं। तो आगे, दक्षिण भारत 6ठी से 11वीं शताब्दी। दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी हमें सम्राट अशोक के अभिलेखों तथा संगम साहित्य से प्राप्त होती है। संगम साहित्य में हमें दक्षिण के 3 राज्यों चेर, चोल तथा पांड्य राज्यों का वर्णन मिलता है। 6ठी से 11वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में कुछ नवीन राज्यों का उदय हुआ। विंध्य पर्वत तथा नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्य पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक के विशाल भूभाग को दक्षिण भारत कहते हैं। इसका आकार त्रिभुजाकार है। पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिमी घाट पर अरब सागर स्थित है। कन्याकुमारी हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु पर स्थित है। इन भौगोलिक विविधताओं के बीच 6ठी से 11वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव तथा चोल वंश का उदय हुआ। इन राज्यों ने न केवल दक्षिण भारत अपितु उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। इन राज्यों ने कला एवं साहित्य के विकास पर विशेष ध्यान दिया। दक्षिण भारतीय शासकों की मंदिर निर्माण में विशेष रुचि थी। इन शासकों ने एलोरा का कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। इन्होंने भारतीय कला एवं संस्कृति को दूर दराज के देशों तक फैलाया। राष्ट्रकूट वंश, मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक दंती दुर्ग था। इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाया, जो आधुनिक सोलापुर महाराष्ट्र के निकट थी। दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम शासक बना। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। यह मानचित्र है कैलाश मंदिर का भीतरी दृश्य एलोरा। आगे जो है यह भारत का मानचित्र है, जिसमें दिखाया गया है कि कलर से आप पहचान सकते हैं कि राष्ट्रकूट वंश देवनागरी कितने वर्ष से कितने वर्ष था। इसके बाद गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। आगे फिर यहाँ पे दिया है पल्लव वंश कांची में जो है। इसके बाद चोल वंश तंजौर में। आगे चालुक्य वातापी। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया। वातापी का आधुनिक नाम बदामी है, जो कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित है। इसी वंश का प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था। चालुक्य शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। सामने मानचित्र है विरूपाक्ष मंदिर। आगे पल्लव वंश कांची। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव शासकों ने कांची को राजधानी बनाया। वर्तमान समय में यह स्थान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, राज सिंह आदि शासक हुए। इस वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर को बनवाया। यह मंदिर एक विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया है। पल्लवों के काल में कला के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई थी। महाबलीपुरम का एक रथ मंदिर यह सामने चित्र में है। आगे चोल वंश तंजौर। चोल वंश एक प्राचीन राजवंश है। चोल वंश का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। दूसरी शताब्दी ईस्वी में करिकाल नामक शासक ने बहुत से राज्यों को जीता था। 8वीं शताब्दी में विजयालल ने पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित किया। इसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश शासकों ने भारतीय सीमा से बाहर भी राज्य विस्तार किया। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। शासन व्यवस्था।
दक्षिण भारत के राज्यों की शासन व्यवस्था में राजा की सर्वोपरि होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री तथा कर्मचारी होते थे। उन मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। इस प्रकार उन मंत्रियों और कर्मचारियों पर उनका नियंत्रण रहता था। चोलों की शासन प्रणाली बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी। समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे, प्रांतों को मंडलम, जनपद को नाडु तथा गांवों को कुर्रम कहा जाता था। कुर्रमवासी अपनी बैठकों में समस्याओं का समाधान करते थे। वे सिंचाई के लिए तालाब बनवाते थे, कर वसूलते थे। ये आर्थिक रूप से स्वावलंबी थे। यही से स्थानीय शासन यानी आज से मिलती जुलती पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। अपने गांव की 2 समस्याओं को कॉपी में लिखिए। गांव स्तर पर इन समस्याओं का समाधान कौन और कैसे करता है। आगे सामाजिक स्थिति। दक्षिण भारत का समाज विवर्ण व्यवस्था पर आधारित था। इस समय समाज में 2 वर्ग, ब्राह्मण व गैर ब्राह्मण ही थे। सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। समाज में स्थिरता थी। राज्य में धनी और गरीबी में अंतर था। धनवान व्यक्तियों के मकान सुंदर एवं सुसज्जित होते थे। गरीबों के घर सादे होते थे और कच्चे फर्श होते थे। किसान भूमि के स्वामी माने जाते थे, परंतु मजदूरों की दशा अच्छी न थी। कृषि मजदूर दासों की तरह ही थे। धार्मिक स्थिति। दक्षिण भारत के शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। अन्य धर्मों के प्रति भी उदार थे। वे बौद्ध एवं जैन धर्म के विहारों तथा मंदिरों के निर्माण हेतु भी दान दिया करते थे। समाज में विष्णु तथा शिव की पूजा विशेष रूप से होती थी। शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में मठों की स्थापना की। इन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताया। 11वीं शताब्दी में दक्षिण के रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर की प्राप्ति का साधन बताया। कला साहित्य को बढ़ावा। दक्षिण भारत के बड़े व भव्य मंदिर ठोस चट्टानों को काटकर निर्मित किए गए थे। इनके शिखर आयताकार, ऊंचे एवं कई मंजिले के होते थे। मंदिर की दीवारों पर सुंदर आकृतियां बनाई जाती थी। इस प्रकार के मंदिर उस समय तक उत्तर भारत में नहीं निर्मित हुए थे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजाओं ने कराया। यह 14 मंजिल ऊंचा है। इस समय की मूर्ति कला भी बहुत विकसित थी। इस मंदिर में धातु की बनी नटराज की सुंदर मूर्ति स्थापित है। आगे साहित्य की प्रगति। दक्षिण भारत में राजा शिक्षा व साहित्य के प्रेमी थे, अतः दक्षिण भारत में संस्कृत व तमिलनाडु अन्य स्थानीय भाषाओं जैसे कन्नड़ की भी पर्याप्त उन्नति हुई। पल्लव शासकों के समय में संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। कांचीपुरम पल्लवा की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत के का केंद्र भी था। महान संस्कृत कवि दंडी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में थे। कंबन का केंद्र भी था। महान संस्कृत कवि कंबन द्वारा लिखित रामायण ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस की भांति दक्षिण में लोकप्रिय है। आय के स्रोत व्यापार व कृषि। दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन बहुत होता है। वे अपने इन प्राकृतिक संसाधनों एवं व्यापार से बहुत लाभ उठाते रहे। दक्षिण पूर्व एशिया से इनके अच्छे व्यापारिक संबंध थे। प्राचीन काल में ये लोग यूनान, रोम व मिस्र के साथ, दूसरी ओर मलयालम द्वीप समूह के साथ तथा वहाँ से चीन के साथ व्यापार करते थे। इनका प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम था, जो स्थानीय व सुदूर व्यापार के कारण राजकोष की आय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। नदियों के तटीय इलाकों में धान व गन्ना की उपज होती थी। दक्षिण भारत का विदेशों से संपर्क। चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जल सेना थी, जिसकी सहायता से उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया के भूभागों लंका, निकोबार द्वीप, मलाया तथा मलाया द्वीप समूहों में अपने संपर्क बनाए। इस समय भारत के कुछ व्यापारी पड़ोसी देशों में गए, जिन्होंने वहां बस्तियां बनाई। कुछ बौद्ध प्रचारक भी पहुंचे। विदेशों में स्थानीय लोगों इनके प्रभावित हो भारतीय विचार, कला व रीति रिवाज अपनाते गए।
इसी प्रकार पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की, जो भारतीय संस्कृति के प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंबोज, कंबोडिया और चंपा, जिसके शासक शैव थे, ने कंबोज को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया और असंख्य लेख संस्कृत भाषा में लिखवाए। भारतीय से स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए, जिससे भारतीय कला, साहित्य एवं भाषा का विस्तार हुआ। आज भी इसका प्रभाव वहाँ की स्थानीय संस्कृति में दिखाई देता है। इंडोनेशिया में आज भी रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहाँ की जनता इस पर आधारित लोक नाटक खेलती है। इंडोनेशिया भाषा में आज भी कई संस्कृत के शब्द है। रामायण आधारित लोक के नाटक करते हुए लोग यह मानचित्र में दर्शाया गया है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह मंदिर विश्व की धरोहर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानियां उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। अंकोर वाट का मंदिर। आगे अद्भुत बात है कि संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं, अपितु बोरोबुदर इंडोनेशिया में है। आगे अभ्यास है। तो अभ्यास, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आप समझ जाइए, ऐसे तो पूरे प्रश्न का अभ्यास जो है उत्तर इसी पुस्तक से लिया गया है, बता भी देते हैं कुछ। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेड़ में है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। किस चोल शासक ने श्रीलंका को जीता था? तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषता लिखिए। तो यह प्रश्न का उत्तर इसी किताब में है, आराम से मिल जाएगा। आगे, दक्षिण भारत के राज्यों का किन किन देशों से व्यापारिक संबंध था? तो यहाँ पे सामने दिया गया है। दक्षिण भारत का विदेशियों से संपर्क, और इसी पुस्तक में है ये भी। चोलों के शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो चोलों की शासन प्रणाली बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी। समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे, प्रांतों को मंडलम, जनपद को नाडु तथा गांवों को कुरम कहा जाता था। तो इस तरह यह प्रश्न जो है हो जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो यह भी किताबी में है, यह प्रश्न का उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषय में लिखिए। जैसे अंकोर वाट, तो अब शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, एलोरा मंदिर, तो इसमें दिया गया है। शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में मठों की स्थापना की थी। अंकोर वाट, तो अंकोर वाट जो है इसका भी उत्तर इसी में है, आप मिला सकते हैं। आगे रामानुजाचार्य जो है, रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया है। आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासन ने बनवाया था। तो इसमें भरा जाएगा कृष्ण प्रथम। चोल काल में गांव को कुर्रग कहा जाता था। अंकोर वाट मंदिर देश में स्थित है। आगे लिख रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे भरा जाएगा कंबोडिया। पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया। आगे लिखा है, मानचित्र में देखकर निम्नलिखित को पूरा करिए। वंशों के नाम, तो राष्ट्रकूट वंश वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। चालुक्य, तो यह कर्नाटक राज्य के बंगालकोट में स्थित है। पल्लव, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कांची में। चोल वंश,
जो यह तंजावुर में स्थित है। तो इसके धन्यवाद दोस्तों, फिर अगली नागरिक शास्त्र के पाठ लेकर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।